ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर की, ठीक है। जो फिटर के फर्स्ट ईयर की क्लासेज हैं, किनके लिए है? आईटीआई बैक पेपर, ठीक है। इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमने बात किया था कि इसका 2-3-4 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बैक पेपर वाले हैं यहाँ पे लेफ्ट ओवर स्पेशल, मतलब जिन्होंने एग्जाम वगैरह को छोड़ दिया था, उनकी क्लासेज आज हम लोग आगे पार्ट 2 को सॉल्व किया जाएगा। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कर रखा है, यह जो है सेट 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा। बाकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, जो क्लासेज मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी मैंने आपको पहले की क्लासेज जो पार्ट 1 है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, वहां क्लियर हो जाएगा। बाकी हल्का से मैं एक बार फिर फटाफट बता देता हूँ कि आपको वेबसाइट जो है अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करना है। क्या? ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, सबसे पहला आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा globaliti.org। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब इस टाइप से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट, नॉर्मल मोबाइल में आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसके लिए क्या करना है आपको, राइट साइड कॉर्नर में यहाँ जैसे 3 डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन आपके मोबाइल में सामने आ जाएंगे। यहाँ पर जो नई अपडेट का कॉलम है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नई अपडेट में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे नीचे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से टैब ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करना है, पहला पेज बना हुआ आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, रीड मोर पे आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा और बिल्कुल नीचे को स्लाइड करते हुए जाना है। इस तरह से आपके सामने इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल आसानी से पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो मैं आज क्लासेस करवाऊंगा, इसका भी, इसके पहले का भी, प्लस इसके आगे जो मैं करवाने वाला हूं, सारा पीडीएफ यहाँ पे इकट्ठे अपलोड है। आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लासेस की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पाइपों की बेवलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? बेवेल करना मतलब आगे कोई भी पाइप है, जब उसे आप सीधे सीधे काट देते हैं तो आगे जो पाइप का किनारा होता है ना, उस पर तिरछे धार बन जाता है, जिससे हाथ वगैरह के कटने का डर रहता है। तो वहां पे पाइप के जो आगे का किनारा होता है उसको थोड़ा सा बेवेल किया जाता है, जिससे कि उसकी कटिंग धार को खत्म किया जा सके और हाथ वगैरह में चोट लगने का डर ना रहे। तो उसी को कह रहा है कि जो पाइप के बेवलिंग के लिए किस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो पाइप की बेवलिंग करनी है तो पाइप कटिंग मशीन यूज किया जाएगा। बिल्कुल आसान ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाइप कटिंग मशीन की मदद से पाइप की बेवलिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? देखिए हमारे पास एक फिक्स्ड सरफेस गेज होता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। जो सरफेस गेज है हमारा, ये मार्किंग करने के काम आता है। किस काम में आता है? किसी भी जॉब पे मार्किंग करने के काम में आता है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड सरफेस होता है, फिक्स्ड सरफेस गेज होता है, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें जो उसके स्पिंडल वगैरह होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसके स्पिंडल को मूव नहीं किया जा सकता है। जो उसमें स्क्राइबर लगा होता है उसको स्पिंडल पे ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, लेकिन स्पिंडल फिक्स होता है। यूनिवर्सल में क्या है कि यूनिवर्सल में जो है हम स्पिंडल को भी मूव कर सकते हैं। जो स्क्राइबर लगा है यह स्नग की मदद से ऊपर नीचे स्पिंडल पे मूव होता है। उसके साथ में जो स्पिंडल है इसको भी आगे पीछे मूव किया जा सकता है। यूनिवर्सल वाले में फायदा है। प्लस यूनिवर्सल वाले का जो बेस होता है उसमें नीचे भी आकृति इस टाइप से भी खांचा कटा होता है, ठीक है। जबकि फिक्स्ड वाले में बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उसे राउंड जॉब पे यूज नहीं कर पाते हैं। जबकि यूनिवर्सल वाले में भी स्लॉट कटा होता है, इस वजह से इसको राउंड जॉब पर रख करके भी मार्किंग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ये चीज हो गया। यहाँ पे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज का पार्ट देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा इसको स्क्राइबर को पकड़ रखा है। तो यहाँ फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह क्या है हमारा, यह है हमारा स्क्राइबर। शायद यहाँ पे दिख भी रहा होगा, महीन दिख रहा होगा, कुछ छोटा लिखा हुआ है। और यह क्या है आपका, तो यही हमारा स्पिंडल है। क्या है? स्पिंडल है। और स्क्राइबर को स्पिंडल पे पकड़ा गया है, किसकी मदद से पकड़ा गया? तो ये स्नग है। स्नग है जिसने स्क्राइबर को स्पिंडल पे पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? स्नग ने। और यहाँ पे जो क्लैंपिंग नट है, अब स्नग को दबाने के लिए, जिससे कि वहां पे स्पिंडल पे मजबूती से जकड़ा रहे, तो वह क्या है, उसके लिए क्लैंपिंग नट यहाँ पे लगाया गया है, ठीक। नीचे देख लिया जाए तो यह इसका बेस कहलाता है। और बेस में क्या है, वी ग्रूव यहाँ पे कटा हुआ है। यह दोनों जो है गाइड पिन है। गाइड पिन क्या करती है, कोई डेटम लाइन खींचने के लिए हमें एक बेस प्रदान करती है, जिससे कि सरफेस प्लेट है किसी के सहारे इसको टिका करके हम लोग आगे को स्लाइड कर सकते हैं। उसके आगे देखेंगे आप तो ये रॉकर आर्म है हमारी। रॉकर आर्म हमारा स्प्रिंग के द्वारा इस स्पिंडल से जुड़ा होता है। और यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग, फाइन होगा, ठीक है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, जिसकी मदद से हम लोग स्पिंडल को थोड़ा बहुत सूक्ष्म मात्रा में कम ज्यादा जिधर भी करना हो इसकी मदद से कर सकते हैं। तो हमारा जो रॉकर आर्म होता है वो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और इधर स्प्रिंग के द्वारा इस स्पिंडल से जुड़ा रहता है। तो ये क्लियर हो गया। स्क्राइबर को किसने पकड़ रखा है? हमने देखा स्क्राइबर को स्नग पकड़ रखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्नग। फिगर मैंने इसलिए आपको दिखा दिया जिससे आसानी से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है? स्टेक कहां पे? शीट मेटल वाले वर्क में स्टेक का क्या यूज होता है? ठीक है, तो स्टेक का क्या यूज होता है? तो स्टेक हमारा काम करता है एक सपोर्टिंग पीस के रूप में। ऑप्शन डी जो है सपोर्टिंग पीस। जैसे हमें सीट मेटल को किसी आकृति में मोड़ना है, तो हम उसको किसी चीज पे रखेंगे और फिर हैमर से चोट लगाएंगे, तो जो उसको सपोर्ट प्रदान करेगा, हम उस सीट मेटल को जिस चीज के ऊपर रखेंगे जो उसको सपोर्ट प्रदान करता है वही स्टेक कहलाता है। इसीलिए उस स्टेक को सपोर्टिंग पीस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अलग अलग हैचेट स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक, फनल स्टेक है। ठीक है, तो इस टाइप से हाफ मून स्टेक है। तो कई सारे अलग अलग स्टेक होते हैं। जैसी आकृति बनानी होती है हमें सीट मेटल को जिस रूप में मोड़ना होता है, उस हिसाब से हम उसका स्टेक यूज कर लेते हैं। यह सपोर्टिंग डिवाइस है जो कि सपोर्ट करता है किसी भी सीट को किसी भी आकृति में बदलने के लिए। अगला है कौन सा अक्षर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है? इसमें से कौन सा अक्षर है जो सबसे बड़े व्यास को दर्शाता है? पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था पार्ट 1 वाले में भी मैंने बताया था कि ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक होता है जो कि ड्रिल को हम लोग सीरीज में लेटर को दिखाते हैं। लेटर और नंबर दोनों वाला होता है लेटर वाले में चीजें। तो जो ए वाला होता है वह सबसे छोटा होता है, ए वाला सबसे छोटा होता है, जबकि बात की जाए जेड की तो वह सबसे बड़ा होता है। मतलब ए से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस ड्रिल का साइज बढ़ता जाएगा। तो ए बी सी डी जैसे जैसे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा, जो सबसे लास्ट बड़ा होगा क्या होगा? जेड होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़े का पूछा भी था, तो क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेड। ठीक है, नंबर सीरीज में क्या होता है? नंबर सीरीज वाला भी ड्रिल आता है, उसमें 1 नंबर से 80 नंबर तक पाया जाता है। कहां से? 1 से 80 तक। उसमें उल्टा होता है, उसमें 1 नंबर वाला सबसे बड़ा होता है और 80 वाला सबसे छोटा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? देखिए, प्राथमिक जो फर्स्ट एड वाला प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें 3 वर्ड बनाया गया था, क्या? ए, बी और सी। ए का मतलब होता है एयरवे, ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, ए का मतलब एयरवे, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगती है, अगर वह जख्मी है तो हम, आप ज्यादातर देखते होंगे मार्केट वगैरह में चोट लगी तो वहां पे चारों तरफ लोग घेर करके खड़े हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति को चोट लगती है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब उसे चोट लगी हुई है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वहां पे आसपास ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। ऐसा ना हो कि आप घेरा बना करके खड़े हो गए उसे देखने के चक्कर में और वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा और वैसे ही चला गया यहाँ से। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि एयरवे मतलब जिस व्यक्ति को चोट लगी हुई है उसके चारों तरफ वायु वगैरह आने के लिए मार्ग उपस्थित हो। ठीक है, ऐसा ना हो घेर के खड़े हो जाओ और सही से उसको हवा ही ना मिले, तो वही एयरवे होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हमें चेक करना होता है कि वह व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारे प्रोसेस है, सीपीआर वगैरह, या फिर वो माउथ टू माउथ या फिर छाती पे ऐसे हाथ लगा करके दबाना, हम कोशिश करते हैं उसे कि वह सांस लेता रहे, तभी तो आगे उसकी इलाज हो पाएगा। बाकी सर्कुलेशन में हम ब्लड संचरण को चेक करते हैं कि जो ब्लड है वो प्रॉपर संचरित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एबीसी होता है। यहाँ पे ए का अर्थ पूछा हुआ था, तो ए का मतलब एयरवे होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी का मतलब ब्रीथिंग से है और सी का मतलब सर्कुलेशन से है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आग लगने के 3 कारक क्या है? कि किन 3 कारकों की वजह से आग लगती है? देखिए, सिंपल सी बात है कि आग लगाने के लिए आपको इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है। आपको अपने आप सोचना है कि अगर मुझे कहीं पे आग जलाना है तो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। भाई सबसे पहले तो ईंधन, कि भाई किस चीज में आग लगाओगे। ईंधन के रूप में आपका लकड़ी हो सकता है, कागज हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई भी चीज, मतलब जिसको आप जलाओगे, जिस चीज को आप जलाओगे वह ईंधन कहलाएगा। तो आग लगाना है तो हमें ईंधन चाहिए होगा। दूसरी चीज क्या चाहिए होगा? उष्मा, हीट। भाई आप माचिस से वही काम तो करते हो, अगर हीट नहीं मिलेगा तो कागज ऐसे ही तो जल नहीं जाएगा, उसे गर्म करेंगे तब तो जलेगा, तो हीट चाहिए होगा। इसका मतलब उष्मा चाहिए होगा। ईंधन के साथ साथ हमें उष्मा भी चाहिए होगा। लेकिन सिर्फ ईंधन और उष्मा से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो होता है क्या? ऑक्सीजन, वायु। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इन तीनों में से कोई एक भी अनुपस्थित होगा, उपस्थित नहीं होगा, तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दिया वगैरह जल रहा होता है और उसको हम किसी बर्तन वगैरह से उसको ढक देते हैं, जैसे ही ढक देंगे तो क्या होता है कि उसको वायु मिलना बंद हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, दिया बुझ जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी उसमें अहम रोल होता है, वह होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फ्यूल का मतलब ईंधन हो गया, हीट का मतलब उष्मा, और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे फिगर दिखाया गया है और ये फिगर किसका है भाई? ब्लास्ट फर्नेस का है। किसका फिगर है? ब्लास्ट फर्नेस का है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछा? इस चीज को पूछ रहा है। यहाँ पे शायद फिगर अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको फिगर क्लियर दिख जाएगा। तो यह जो होता है ना, ये ट्वियर होता है जो हवा देने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है जिससे कि सही से आग जल सके। तो इसको क्या कहते हैं? जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा था उसको कहते हैं ट्वियर्स। ठीक है। मोल्टेन आयरन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे इसमें हमारा इकट्ठा होता है क्या? पिघला हुआ आयरन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टेन, मोल्टेन आयरन। ठीक है। मोल्टेन स्लैग क्या होता है? तो जो पिघला हुआ आयरन होता है इसके ऊपर यहाँ पे हमारा क्या होता है? स्लैग का मतलब गंदगी। जब हमारा आयरन पिघलता है, लोहा पिघलता है, तो उसमें जो गंदगी होती है वो, क्योंकि पिघला हुआ चीज होगा तो गंदगी हल्की होती है तो मेटल के ऊपर आ जाती है। तो जो गंदगी होगा वो स्लैग के रूप में मेटल के ऊपर आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल्टन स्लैग कहते हैं, मोल्टेन स्लैग। और इसको जो है ऊपर मैक होल बना होता है जिसकी मदद से मोल्टेन स्लैग को, इस गंदगी को इसमें से मोल्टेन आयरन में से बाहर निकाल लिया जाता है। जब गंदगी को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद इस मोल्टेन आयरन को यहाँ नीचे क्या होता है? इसको टैपिंग होल बोलते हैं, जो नीचे दिया गया होता है, जो ऑप्शन डी है टैपिंग होल। तो स्लैग को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इस मोल्टेन आयरन को, पिघले हुए, मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ है, पिघले हुए आयरन को हम लोग इस टैपिंग होल की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका। ठीक है। इसमें जो है यहाँ ऊपर वाले को, इसको थ्रॉट बोलते हैं, थ्रॉट का मतलब गला। यहाँ से हमारी गैसें बाहर निकल जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है यह हमारा स्टैक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैक कहलाता है। और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, बॉस कहते हैं इसको, क्या? BOSH, बॉस। और कई बार पूछ भी लेता कि भट्ठी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? तो भट्ठी जो है हमारी, जो फर्नेस है, उसका सबसे गर्म हिस्सा ये बॉस होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का ऑपरेशन, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है? या फिगर दिखा करके पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए नॉर्मल शाफ्ट थे और बीच में इसमें खांचा काट दिया गया। हमने इसको पहले वाले पार्ट में बात किया था कि अगर कोई बेलनाकार शाफ्ट है और बीच में उसमें खांचा काट दिया जाए, स्लॉट काट दिया जाए, तो वो ग्रूव्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रूव्स कहलाता है। तो यहाँ पे ग्रूव तो सब में है ना, अब ये देखना है कि ये कौन सा ग्रूव है, यह कौन सा ग्रूव है। बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ आकृति देखिए कैसा बन रहा है, इस टाइप से, इस टाइप से, मतलब वी टाइप की आकृति कैसी बन रही है? वी टाइप का। इसका मतलब यह क्या है? वी ग्रूव है। क्या है? वी ग्रूव है। राउंड ग्रूव कब होता? इसी में जब ये राउंड में कटा होता, ऐसे इधर ऐसे कट जाता और इधर ऐसे राउंड में, राउंड में जब काट देते तो राउंड ग्रूव कहलाता। ठीक है। स्क्वायर ग्रूव कब होता? जब यह बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे काट दिया जाता। ठीक है। ऐसे साफ्ट होती है हमारे और ऐसे इसमें खांचा कटा होता, तो स्क्वायर में कटा हुआ तो स्क्वायर ग्रूव कहलाता। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र। ठीक है। रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन जानते हैं आप, हेक्सागन की आकृति कुछ इस टाइप से बनती है। आपके ज्यादातर नट बोल्ट वगैरह हेक्सागन वाले होते हैं। इसका जो होता है पूछा ना, फ्लैट से फ्लैट तक की, फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो वह होता है आपका √3a। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, √3a। ए जो होती है यह भुजा का लंबाई होता है। ठीक है। किसी एक भुजा की लंबाई, उसी को ए कहते हैं। तो √3a कर देंगे तो इससे हमें फ्लैट से फ्लैट तक की साइज का पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है? देखिए आर्क वेल्डिंग मतलब जो विद्युत के द्वारा वेल्डिंग की जाती है, उसमें हम लोग आर्क बनाते हैं विद्युत के द्वारा। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोड बना होता है हमारे पास। वही पूछ रहा है कि जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। तो सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है कि उससे हमें क्या फायदा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। हम आर्क वेल्डिंग में सेलुलोसिक वाला इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं? तो उससे फायदा ये होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं ना तो मेटल पिघलता है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह भी पिघलता है। सिंपल सी बात है, दो पार्टों को जोड़ना है वेल्डिंग के द्वारा। एक पार्ट यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया। जब इन दोनों को जोड़ना है तो हमारे पास एक क्या होगा? हमारे पास होगा इलेक्ट्रोड। क्या होगा? इलेक्ट्रोड होगा। तो जिस पार्ट को हमें जोड़ना होता है ना, वो जिस मेटल का बना होता है, हम कोशिश करते हैं उसी मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड भी हो। जिस मेटल के पार्ट को जोड़ना है उसी मेटल का हमारा इलेक्ट्रोड भी हो। तो जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये मेटल हमारा पिघलता है भाई। जब आर्क बनेगी, लौ बनेगी उसकी, तो यहाँ पर क्या होगा? यह मेटल हमारा पिघलेगा। या दोनों मेटल पिघल करके आपस में मिलते हैं, प्लस यह इलेक्ट्रोड पिघल करके भी इसमें मिल जाता है। जब तीनों पिघल करके आपस में मिलते हैं तो इसमें भी क्या निकलेगा? स्लैग। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स लगा होता है, यह फ्लक्स जो है स्लैग के रूप में इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं? वेल्डिंग को
ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद उस स्लैग को हम लोग हटाते हैं, जिसे चिपिंग हैमर के द्वारा, ठोक ठोक के चिपिंग हैमर के द्वारा जो स्लैग ऊपर जमा हुआ उसे हटा दिया जाता है। तो सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का यह फायदा है कि इसमें जो फ्लक्स के रूप में ऊपर स्लैग जो जम जाता है उसको हटाना आसान होता है, बिल्कुल आसानी से वह हट जाता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि जमे हुए स्लैग को हटाना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या है? ओवरहॉलिंग क्या होती है? ओवरहॉलिंग का मतलब है कि जो आपकी मशीन है, ठीक है, ओवरहॉलिंग में ऐसा नहीं होता कि मशीन जब खराब होगी, ब्रेकडाउन की स्थिति में आएगी, बंद हो जाएगी, उस स्थिति में काम करे, नहीं। ओवरहॉलिंग है कि आपकी मशीन सही सलामत चल रही है, लेकिन हम लोग एक टाइमिंग रखते हैं कि हम इस मशीन को, जिसकी जितनी लाइफ होती है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इसको दोबारा से खोलेंगे। ओवरहॉलिंग का मतलब है कि मशीन को डिसमेंटल करना, उन्हें खोलना, उसमें जो भी पार्ट्स हैं जो खराब हो रखे हैं या फिर जो घिसने वाले, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पार्ट जब खराब हो जाएगा तभी चेंज करेंगे। ओवरऑलिंग का मतलब है कि मशीन के सारे पुर्जों को खोल खोल के अलग कर दीजिए, उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से कर दीजिए। और कोई अगर आपको ऐसा पार्ट नजर आता है जो लग रहा हो कि यार अब तो यह टूटने वाला या ज्यादा घिस चुका है, तो उसको चेंज भी कर दिया जाता है। फिर दोबारा से मशीन को रीअसेंबल कर देते हैं और फिर उसको टेस्टिंग करते हैं लास्ट में कि सब चीजें सही सलामत चल रही है कि नहीं, और फिर मशीन को पैक कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ओवरऑलिंग बोलते हैं। ओवरऑलिंग का मतलब साफ साफ शब्दों में समझे तो सही मशीन होगी, ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन उस मशीन को हम क्या एक नियमित समय के बाद मशीन के सारे पार्ट्स को, पुर्जों को खोल करके अलग कर देते हैं और उसकी ऑयलिंग वगैरह करके, साफ सफाई करके सारी चीजें फिर से प्रॉपर तरीके से उन्हें रीअसेंबल कर देते हैं। तो वही पूछ रखा है कि ओवरहॉलिंग में अंतिम कदम क्या होता है? तो अंतिम कदम होता है टेस्टिंग, कि भाई आप उसे क्या करोगे, मशीन को पहले तो डिसमेंटल करोगे, अलग अलग खोल दोगे, इंस्पेक्शन करोगे भाई उसमें क्या दिक्कत है, फिर उसको रिपेयर करोगे, जो भी दिक्कत होगा रिपेयर करने के बाद उसे बंद कर दोगे, और फिर लास्ट में टेस्ट करोगे, टेस्टिंग करोगे कि हमारी मशीन सही तो चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? ठीक है, थोक उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन, जहां पे अधिक उत्पादन करना, अधिक संख्या में उत्पादन करना है, वहां पे पूछ रहा है कि कौन सा कंपैरेटर यूज किया जाता है। मैकेनिकल में क्या होता है? मैकेनिकल में उसके पार्ट्स आपस में, मतलब जो मैकेनिकल कंपैरेटर होगा उसका पार्ट उस जॉब के साथ टच करता है। जबकि न्यूमेटिक वाले में क्या होता है? न्यूमेटिक में हमारा पार्ट्स जो है कोई मैकेनिकली किसी भी जॉब को टच नहीं करता है, उसमें से वायु निकलती है। न्यूमेटिक का मतलब ये है कि उसमें हम क्या यूज करेंगे? वायु यूज करेंगे, इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट जॉब से टच नहीं करता है। तो ये न्यूमेटिक होता है जो कि हमारा मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कौन सा कंपैरेटर? न्यूमेटिक कंपैरेटर। ऑप्टिकल वाले में क्या होता है? प्रकाश के किरणों का हम लोग यूज करते हैं, प्रकाश के किरणों का यूज किया जाएगा ऑप्टिकल कंपैरेटर में। अगला क्वेश्चन है थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? यहां पे आपको थ्रेड दिख रहा होगा, ये थ्रेड आपका बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका पार्ट? इस थ्रेड से लेकर के इस थ्रेड तक ये दूरी यहां पर ऐसे दे रखी है और इसको एरो से दिखा करके एक्स दिखा रखा है, और पूछ रहा है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दूरी होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पिच। लीड क्या होता है? तो किसी भी स्क्रू को या नट को एक चक्कर घुमाने पर, किसी भी स्क्रू या नट को एक चक्कर घुमाने पर वह जितनी दूरी चलता है वह लीड कहलाता है। एक चक्कर घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे? एक चक्कर घुमाने पे वह जितना दूरी चलता है वह लीड कहलाता है, ठीक है। फ्लैंक क्या होता है? तो यह देखिए, यह ऊपर वाला हिस्सा हो गया ना, जैसे यह हमारा है इस टाइप से थ्रेड है हमारे पास, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं, शिखर, क्रेस्ट। और जो यह नीचे वाला हिस्सा है ना, यह नीचे वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़। और क्रेस्ट और रूट, यह क्रेस्ट हो गया और यह रूट हो गया। क्रेस्ट रूट को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंक। तो फ्लैंक हो गया हमारा। रूट क्या होता है वो अभी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया सारा? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? देखिए जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लासेस कैसी लग रही है आपको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इस टाइप से, देखिए ये हमारी थ्रेड हो गई, यहाँ नीचे आ गए हम लोग और इधर भी हमारी ऐसे थ्रेड बनी हुई है। पूछा गया क्वेश्चन में क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी। हमने बताया आपको कि ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है और जो नीचे वाला होता है हमारा रूट कहलाता है। तो ये क्रेस्ट हो गया और यह रूट हो गया। तो क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यह क्या है? थ्रेड की डेप्थ है, गहराई है,
तो ऑप्शन जो होगा सी यहाँ पे डेप्थ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो आपको मालूम है हम लोग उसमें दो सिलेंडर यूज करते हैं, एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर। एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग करने के बाद अगर आप बंद करना चाह रहे हो वेल्डिंग को, तो हम अभी सोचने वाली बात है कि भाई किसको बंद करेंगे, पहले कौन से सिलेंडर को पहले ऑफ करें, ऑक्सीजन वाले को ऑफ करें या एसिटिलीन वाले को ऑफ करें। ठीक है, देखिए वही पूछ रहा है, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइप को डुबोए, और लास्ट है ऑक्सीजन वाल्व को पहले और एसिटिलीन को बाद में बंद करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि भाई अगर नॉर्मल सिचुएशन है, अगर हम वेल्डिंग करने के बाद नॉर्मल सिचुएशन में, जैसा क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं, पहले एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को, क्योंकि एसिटिलीन बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन उसको जो भी बची होगी अच्छी तरीके से जला देगा, बाद में ऑक्सीजन बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी वेल्डिंग करते समय क्या होता है, उसमें फ्लैशबैक की स्थिति आ जाती है। फ्लैशबैक क्या होता है कि जो लौ हमारी बाहर टॉर्च के बाहर जल रही थी, वह वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जलने लगती है। फ्लैशबैक मतलब फ्लैश का मतलब जलना, बैक मतलब अंदर वापस। तो जो हमारी टॉर्च की वेल्डिंग टॉर्च के बाहर लौ जल रही थी ना, कभी कभी अचानक से वो लौ क्या होता है, वापस अंदर जलने लगती है टॉर्च के अंदर। जब ऐसा केस होता है कि जब फ्लैशबैक की स्थिति आ जाए, जो लौ है वो वापस टॉर्च के अंदर जलने लगे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन वाल्व को बंद करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाल्व बंद करेंगे तो थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा कि एसिटिलीन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ा जलना कम कर देगी। तो पहले ऑक्सीजन को बंद करेंगे फिर एसिटिलीन को बंद करेंगे। यह केस कब होगा, जब फ्लैशबैक की स्थिति हो। नॉर्मल स्टेज में पहले एसिटिलीन वाल्व को बंद करते हैं फिर ऑक्सीजन वाल्व को बंद करते हैं। तो दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कौन सी फाइल है जिसकी मदद से हम जॉब को फिनिश साइज तक ले आते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा उसमें होती है। ठीक है, तो वह होता है हमारे पास क्या, सेकेंड कट फाइल। कौन सी फाइल होती है, सेकेंड कट फाइल। ऑप्शन जो डी है सेकेंड कट फाइल, यह हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस न्याय में प्रतीक का प्रतिनिधित्व क्या है? यह यहाँ पे दिखा रखा है त्रिभुज वाली आकृति। हमने पहले भी पिछले वाले भी पार्ट में इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो अगर त्रिभुज की आकृति होती है तो वह होता है हमारा क्या, साप्ताहिक, वीकली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और मैंने इसका कलर क्या होता है, साप्ताहिक वाले का त्रिभुज आकृति होगी, और कलर जो होता है ग्रीन होता है, कलर कोड भी होता है इनका। ठीक है, डेली लुब्रिकेंट के लिए क्या दिखाया जाता है, डेली लुब्रिकेंट के लिए हम लोग दिखाते हैं सर्कल। क्या दिखाते हैं, वृत्त दिखाते हैं। इस कलर में ब्लू, इसका कलर कोडिंग ब्लू होता है। मंथली वाले में एक वर्ग के द्वारा दिखाया जाता है और इसका कलर रेड होता है। ठीक है, और शेड्यूल्ड लुब्रिकेंट के लिए हम लोग हेक्सागोनल के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा, हेक्सागोनल आकृति के द्वारा, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन होता है और इसकी जो कलर रखा गया है वह पर्पल रखा गया है। क्या रखा गया है, पर्पल। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हमसे त्रिभुज वाला दे रखा था, त्रिभुज वाला क्या होता है, साप्ताहिक होता है, वीकली होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह फिगर आपको दिखा रखा है, ग्राइंडिंग व्हील है। तो यहाँ पे देखिए टूल रेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो टूल रेस्ट तो यह वाला ऐसा कहलाता है। क्या कहलाता है, टूल रेस्ट। अगर इसको पूछा होता तो इसमें क्या किया जा रहा है, इस व्हील को सही किया जा रहा है किसकी मदद से, ये डायमंड ड्रेसर है। ठीक है, हमारे पास होता है ना स्टार व्हील ड्रेसर होता है, डायमंड ड्रेसर होता है। तो यहाँ पे देखिए डायमंड ड्रेसर दिखाएगा। इस डायमंड ड्रेसर को इस गाइड ब्लॉक में पकड़ा गया है। डायमंड ड्रेसर को किसमें पकड़ रखा है हम लोगों ने, गाइड ब्लॉक में। तो ये गाइड ब्लॉक को पूछ भी रहा कि इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गाइड ब्लॉक। ठीक है, व्हील गार्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हील गार्ड कहते हैं। व्हील पे लगा हुआ जो गार्ड है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, व्हील गार्ड कह देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला लेस मशीन का क्वेश्चन है आपका। थ्री जाचक यहाँ फिगर में दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, थ्री जाचक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग, यहाँ पर भी इस व्हील को, यह जो व्हील दिखाया गया ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फिगर क्लियर ना दिख रहा हो तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर है हमारा एक्स के रूप में और इसको पूछ रखा है, तो यह क्या है हमारा क्राउन व्हील। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या, क्राउन व्हील। बॉडी क्या होता है, अगर इसको पूछता तो हम लोग कहते हैं यह बॉडी है। इस वाले को पूछ लेता तो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जा है। देखिए थ्री जा चक में क्या होता है, एक्सटर्नल जा और इंटरनल जा दोनों अलग अलग होते हैं।
इसको अगर पूछता तो हम लोग कहते हैं इंटरनल जॉ है। जबकि अगर फोर्जा चक की बात की जाए, फोर्जा चक में क्या होता है कि एक ही जॉ को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप में यूज करते हैं, इसीलिए फोर्जा चक के जॉ को रिवर्सेबल जॉ भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल जॉ हो जाएगा। और एक क्राउन व्हील हो गया, इसको पूछता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉल। क्या बोला जाता है, स्क्रॉल। यहां पर यह जो लगा हुआ है इसको हम लोग चक की बोलते हैं, इसी की मदद से चक को खोला या बंद किया जाता है, तो इसलिए इसको चक की बोलते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ सॉकेट है, यह हमारा की सॉकेट है, की को लगाने के लिए दिया गया है क्या, की सॉकेट। ठीक है, और इसके साथ में यह बीवेल गियर एंड पिनियन है, जो कि यहां पे है ना, बीवेल गियर और पिनियन है जो कि स्क्रॉल को रोटेट करता है। ये सारे पार्ट्स के नाम हो गए। बैक प्लेट, ये जो पीछे वाला था, ये आगे हमारे क्या हो गया, चक हो गया, और ये जो पीछे अब प्लेट लगी हुई है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक प्लेट कहते हैं। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स के नाम देख लिया। पूछा कितना था, क्राउन व्हील वाला, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। किसका गणना करना है, टैप ड्रिल साइज का गणना करना है। ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। टैप, टी से टैप हो गया, डी से ड्रिल और एस से साइज। टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2D। डी क्या होता है, गहराई होती है, थ्रेड की गहराई। ठीक है, तो गहराई, थ्रेड की गहराई बराबर आप यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6134 इंटू पी। ठीक है, तो हम 2 ही अंक लेकर के यहाँ पे काम कर लेंगे, 4 अंक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टैप ड्रिल साइज क्या होता है, तो ये हमारा माइनर डाया होता है। क्या होता है, माइनर डाया, माइनर डाया। जबकि जो टैप साइज होता है हमारा, ये मेजर डाया होता है, मेजर डाया। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कौन सा माइनर डाया कौन सा मेजर डाया, या फिर यह क्वेश्चन देकर के पूछ लेगा कि ये जो 10 है यह क्या है, माइनर डाया है या मेजर डाया, तो ये कौन सा 10 टैप साइज की जगह होता है, तो यह मेजर डाया है हमारा। इस बात को ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे टैप ड्रिल साइज निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 0.61 इंटू पी। पी क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। डी क्या थी, डेप्थ थी, गहराई थी, थ्रेड की गहराई थी। थ्रेड की गहराई बराबर होता है 0.6134 इंटू पी, तो यहां से थ्रेड की गहराई निकल जाती है। अब ये फार्मूला कंप्लीट है, मतलब मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, तब काम बनेगा ना। टैप ड्रिल साइज में टैप साइज में 2 इंटू 0.61 इंटू पी। ठीक है, ये मीट्रिक के लिए है, ब्रिटिश के लिए अलग हो जाता है, ये मीट्रिक की बात हो रही है, यहाँ पे एमएम में है ना। टैप साइज क्या होगा, तो यहां से जो पहला है 10, या टैप साइज हो जाता था हमारा -2 इंटू 0.61 इंटू पी। पी क्या है, पिच, तो यह जो दूसरा वाला हिस्सा है पिच को दिखाता है। पहला मेजर डाया को और दूसरा पिच को प्रदर्शित करता है। 1.25, तो पी की जगह रख लेंगे 1.25। चलिए सॉल्व कर लिया जाए, बस आंसर आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2.50 हो जाएगा, इंटू 0.61 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस, यहाँ पे इसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 25 छक्का 25 से कम 25, 5 2 25 छक्का 150, 152। ठीक है, सही है। एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। 2 2 4 अंक पे दशमलव, 2 2 4 अंक पे दशमलव, 1.525 हो गया आपके पास। क्या हो गया, 1.525। इसको जो है माइनस कर लीजिए 10 में से। 10 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, ऐसे लिख लीजिए 1.525। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, 9 में से 1 गया 8, क्योंकि एक हासिल उधर चला गया, 8.475। आंसर क्या आ जाएगा, 8.475 एम। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन गलत है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। यहाँ पे मुझे लग रहा है तो इसका मिस्टेक हो गया होगा, 8.475 होना चाहिए था, क्योंकि तरीका यही सॉल्व करने का और आंसर भी आपका यही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही गलत दे रखा है, 8.475। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया कोई इसमें से, या तो इसमें 475 रहा होता तो सही हो जाता। सॉल्व करने का ये तरीका है 8.475 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, माइक्रोमीटर यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले को पूछ रखा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिम्बल। थिम्बल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बाकी अगर इसको पूछता तो इसको बोला जाता है बैरल, बैरल या फिर स्लीव, बैरल या फिर
स्लीव। यह जो होता है हमारा क्या होता है, यह होता है हमारा फ्रेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल लॉक। क्या बोलते हैं, स्पिंडल लॉक। यह जो है हमारा स्पिंडल कहलाता है, स्पिंडल। और इधर वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो हिस्सा इधर वाला है, इसको एनविल बोलते हैं, एनविल, ठीक है। और यह जो सबसे लास्ट में है, इसको बोला जाता है रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप। इतनी सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे पूछा था थिम्बल वाला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, थिम्बल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है। मतलब नंबर ड्रिल जो सीरीज होती है, मैंने आपको बताया था लेटर सीरीज वाला ए से जेड तक होता है, ए वाला सबसे छोटा, जेड वाला सबसे बड़ा। जबकि नंबर में बात करें तो 1 से लेकर के 80 नंबर तक होता है, 1 से लेकर के 80 नंबर तक पाया जाता है। इसमें 1 नंबर सबसे बड़ा होता है और 80 वाला सबसे छोटा होता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा, सबसे छोटा। और यही काम किसी में होता है आपने देखा होगा वायर गेज, जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें भी होता है। जितना छोटा नंबर, मतलब अगर 1 गेज का तार है तो वो मोटा होगा, 2 गेज का होगा तो उससे कम मोटा, 3 गेज का और कम। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसकी मोटाई घटती जाती है। और वही हालत इस ड्रिल में भी है कि 1 नंबर है तो सबसे बड़ा, 2 नंबर उससे कम डाया, 3 नंबर उससे कम। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसका डाया कम होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ड्रिल नंबर ड्रिल सीरीज है वह किसके समान है, वायर गेज वाले सीरीज के समान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंबर ड्रिल सीरीज वायर गेज सीरीज के समान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिविट का उपयोग किया जाता है। हल्की असेंबली के काम में, हल्की असेंबली के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कोनिकल हेड रिविट, ठीक है। कौन सा यूज करते हैं, कोनिकल हेड रिविट। यह रिविट कुछ इस टाइप से बनी होती है, ये हमारा रिविट होता है, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कोनिकल होता है, कोनिकल हेड रिविट बोलते हैं। पैन हेड रिविट क्या होता है, भारी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, भारी संरचनात्मक काम के लिए, ठीक है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, पैन हेड रिवेट। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, पैन हेड रिवेट। काउंटर संक रिवेट क्या होती है, तो काउंटर सिंक जो रिवेट होती है ना, इस टाइप से, इसका यूज वहां किया जाता है जहां पे हमें रिविट के हेड के प्रोजेक्शन को छिपाना हो, क्योंकि रिविट का हेड बाहर ना निकले, वो बॉडी के पार्ट के बराबर रहे, अंदर छुपा रहे। तो वहां पे काउंटर सिंक होल करके वहां पे काउंटर सिंक रिविट लगाया जाता है, ठीक है। स्नैप हेड रिविट, तो यह सबसे अधिक यूज किया जाने वाला रिविट है। इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, स्नैप हेड रिविट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रिल के बिंदु के कोण को कौन तय करता है। जो ड्रिल बिट होती है उसका जो पॉइंट कोड होता है, जनरली हम लोग सामान्यतः कौन सा यूज करते हैं, 118 डिग्री वाला। सामान्यतः जो ड्रिल बिट का यह एंगल होता है, कितना वाला हम लोग यूज करते हैं, यह एंगल होता है इसका पॉइंट एंगल, और जनरली 118 118 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे पूछा कि कौन तय करता है, तो यह तय करता है जॉब मटेरियल का, ऑप्शन बी सही होगा, जॉब मटेरियल। अगर जॉब का मतलब जिस जॉब को हमें ड्रिल करना, उसका मटेरियल किस चीज का है। अगर जॉब का मटेरियल कठोर है, अगर हार्ड होगा, तो यह पॉइंट एंगल का मान बढ़ेगा, 120, 30, 140 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मटेरियल जो जॉब है हमारा, उसका मटेरियल अगर सॉफ्ट है, नरम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इसका पॉइंट एंगल कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यह जो पॉइंट एंगल है किस पे डिपेंड करेगा, जॉब के मटेरियल पे। जिस जॉब में हमें ड्रिल करना है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कठोर मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, तो फिर पॉइंट एंगल का मान बढ़ जाएगा। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसका मान कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी नॉर्मल माइक्रोमीटर की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसको पहचानते कैसे हैं, तो वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो ये हमारा बैरल या स्लीव है, ये क्या था हमारा बैरल, या फिर इसको हम लोग स्लीव बोलते हैं, स्लीव। बैरल या स्लीव पे यहाँ पे देखेंगे तो 10 लाइनें बढ़ा दी जाती है, जिसको हम लोग वर्नियर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नियर लाइन। तो यहाँ पे 10 लाइनें बढ़ा दी गई, इससे आप पहचान जाओ कि ये वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये 10 लाइनें यहाँ पे बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन में पूछा क्या, एक्स के रूप में चिन्हित भाग, और एक्स क्या दिखा रखा है यहाँ पे, इसको पूछ रखा है। तो ये हमारा क्या है, तो थिम्बल है,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेचेट स्टॉप इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि पूरा फिगर नहीं है, एनुअल भी नहीं दिख रहा है, बैरलेसली भी है वाला हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? यह भी पार्ट 1 वाले में एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि आकार की अधिकतम सीमा कोई भी साइज है, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई साइज का मान लीजिए यह इसकी बेसिक साइज कितना है 20 है, कितना है 20 है, तो कोई भी जॉब एग्जैक्ट उसी साइज का बनाना नामुमकिन ही समझ लीजिए लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट उसी साइज का नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जॉब जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस दिया जाता है, छूट दी जाती है कि मान लीजिए, हालांकि एमएम में इतना ज्यादा छूट नहीं होता है, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए अगर 20 एमएम का इसका साइज है तो आपसे बोल दिया जाएगा 20 की जगह अगर आप 21 एमएम का बना देंगे तब भी चलेगा, या फिर 20 की जगह आप 19 का भी बना देंगे तब भी, मतलब 1 एमएम अगर आप कम बना देते हैं तब भी एक्सेप्टेबल है, और 1 एमएम अगर ज्यादा बन जाता है तब भी एक्सेप्टेबल है। ये टॉलरेंस दी गई, जो 19 और 21 दिया गया है आपको क्या टॉलरेंस छूट दी गई, जिससे कि आप आसानी से जॉब को बना सको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक एमएम बढ़ा दिया, इतना ज्यादा छूट नहीं होता, वो पॉइंट में होता है। ठीक है, 0.02 0.03 इस टाइप की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे जो है ये समझने में आसान रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम सीमा यह हो गया, न्यूनतम यह हो गया। तो साइज की अधिकतम सीमा 21 हो गया, न्यूनतम सीमा 19 हो गया। 21 में से 19 को घटाएंगे कितना आ गया 2 हो गया। यह जो 2 होता है यही हमारा टॉलरेंस होता है, छूट होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि आकार की साइज की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा टॉलरेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेंट स्निप का उपयोग क्या है, यह भी पुराना क्वेश्चन है। बेंट स्निप और स्ट्रेट स्निप मैंने बताया था। जो स्ट्रेट स्निप होता है, स्निप हमारे शीट मेटल को काटने में यूज किए जाते हैं। जो स्ट्रेट स्निप होता है वह सीधा कट लगाने के लिए, सीधा कटाई करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो बेंट स्निप होता है वह सर्कुलर कट, वृत्ताकार टेढ़ी मेढ़ी आकृति काटने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सर्कुलर कट। बेंट स्निप है तो सर्कुलर कट, स्ट्रेट स्निप है तो सीधा काटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश का नाम क्या है? देखिए यह खराद मशीन एक लेथ मशीन का थोड़ा सा असेंबली यहाँ पे इस टाइप से दिखाया गया, लाइन डायग्राम है आपका, और यहाँ से लेकर के जो सेंटर है हमारा चक वाला, यहाँ से लेकर के, और यह जो हमारा टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक का यहाँ पे जो सेंटर है, डेड सेंटर, ये बीच की दूरी यहाँ से दिखा रखा है और पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। क्योंकि एक सेंटर से यहाँ डेड सेंटर हो गया और इधर लाइफ सेंटर हो गया, तो डेड सेंटर से लाइफ सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दोनों के केंद्र के बीच की लंबाई होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्र की बीच की लंबाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेंथ ऑफ द बेड कहाँ होता, ये वाली लाइन यही रहेगी जहां पर है लाइफ सेंटर पे, और इधर वाली लाइन क्या होगा, बिल्कुल इसे आखिरी सिरे पे चला जाए बेड के, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है यही हमारा क्या होता है, बेड की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ बेड होता है। ठीक है, सेंटर हाइट ऑफ लेथ क्या होगा, तो देखिए ये जो लाइफ सेंटर का यहाँ पे सेंटर खींच रखा है, वहां से लेकर के और इस बेड तक की यह जो हाइट होती है यही हमारा क्या होता है, खराद की सेंटर हाइट होती है। डायामीटर ऑफ वर्क क्या होगा, तो डायामीटर ऑफ वर्क, तो देखिए यहां से लेकर के और ये कहां जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, बेड से लेकर के यहां तक की जो सीधी लंबाई होती है यही हमारा क्या होता है, डायामीटर ऑफ वर्क होता है, जिसे हम लोग स्विंग कहते हैं, कि मतलब बड़े से बड़ा इतना व्यास की हम लोग जॉब को यहाँ पे घुमा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने ये चीज पहले भी क्लासेज में बताया हुआ है कि जो जस्ता होता है ना, या फिर एल्युमिनियम या कोई भी जो हमारे मटेरियल है, उनको निकाला जाता है अयस्क के द्वारा। ऐसा नहीं कि वो किसी पेड़ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, उनकी खुदाई की जाती है चट्टानों वगैरह में, वहां पे तो हमें अयस्क के रूप में मिलते हैं। ऐसा नहीं कहीं पे आप खुदाई करोगे तो आपको एल्युमिनियम निकल करके मिल जाएगा, आप कहीं और जाके जैसे होता है ना कि भाई बोरिंग किया आपने, वहां पे आपको पानी निकल गया, तो ऐसे आपके मटेरियल नहीं मिलता कि आप कहीं खुदाई कर दोगे तो वहां एल्युमिनियम मिल गया, दूसरी साइड खुदाई कर दिया तो वहां तांबा मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। हमें जो ये तांबा, एल्युमिनियम या जो भी है, जिंक है, जस्ता है, ये सारी चीजें एक अयस्क के रूप में मिलता है। अयस्क में हमारा कुछ मात्रा एल्युमिनियम होता है और कुछ अशुद्धियां होता है, हम वो अशुद्धियों को अलग करके फिर उसमें से एल्युमिनियम को निकालते हैं, तो जिसमें से उसे निकाला जाता है उसी को अयस्क बोलते हैं। मतलब ये एल्युमिनियम वगैरह प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया था, तो कैलेमाइन, कैलेमाइन, फ्रैंकीनाइट, ठीक है, जिंकाइट, ये सब क्या है हमारे, ये सब है जस्ता के अयस्क। कैलेमाइन होता है, फ्रैंकीनाइट होता है, जिंकाइट होता है, ठीक है। गैलेना, गैलेना जो होता है लेड का, शीशा, शीशा का अयस्क होता है। मतलब अगर हम
हमें शीशा चाहिए तो किससे मिलेगा, गैलेना से मिलेगा, या जो प्रकृति में गैलेना के अयस्क के रूप में पाया जाता है, इसको शुद्ध करने पे उससे हमें शीशा प्राप्त होता है। बॉक्साइट किसका है, तो ये एल्यूमिनियम का है, मतलब बॉक्साइट अयस्क को अगर हम शुद्ध करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। कैसेटेराइट से क्या होता है, टीन स्टोन कैस्टेराइट, ठीक है, टीन मिलता है, इससे क्या मिलता है, टीन मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। यहाँ पे फिगर दिखा रखा है, यहाँ पे दोनों साइड क्या देखिए, ये बीच में रिटेनिंग स्क्रू है, कौन सा स्क्रू है, रिटेनिंग स्क्रू है, और दोनों साइड यहाँ पे डबल पिन लगाया गया है और इधर भी क्या लगाया गया है, डबल पिन लगाया गया है। इसमें दो पार्ट, एक पार्ट यह हो गया देखिए, इसलिए इधर का हैचिंग किया गया, इधर का हैचिंग किया गया, मतलब दो अलग अलग पार्ट है। दो पार्टों को हमने डबल पिन की मदद से जोड़ रखा है, और जब दो पार्टों को डबल पिन की मदद से जोड़ा जाता है तो उन्हें स्थायी रखने के लिए बीच में रिटेनिंग स्क्रू भी लगाया जाता है। तो ये पूछ रखा था कि ये कौन सी विधि है, तो ये डॉलिंग विधि है, ऑप्शन बी यहाँ पे डबल पिन के द्वारा जोड़ा गया है, डॉलिंग विधि कहलाएगी इन दोनों पार्टों को आपस में जोड़ के रखने की। स्टैकिंग में क्या होता है, स्टैकिंग में एक पार्ट को, एक घटक को किसी दूसरे घटक में पूर्ण रूप से या फिर कुछ भाग या फिर पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के अंदर डाल करके फिट किया जाता है, उसको स्टैकिंग बोलते हैं। और दो और है देखिए, यहाँ पे इस चीज को बड़ा ध्यान से हमें देखना है, पिनिंग, जो सी वाला और डी दोनों को पिनिंग ही बोला जाता है, लेकिन इनके इंग्लिश वाले वर्ड से इनको समझ में आएगा कि इसमें PINNING है और इसमें PEENING है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो जो PI होता है ना, पिन वाला पिनिंग है, पिन वाला मतलब इसमें जो होता है पैरेलल पिन हो गया, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल पिन हो गया, टेपर पिन हो गया, ठीक है, कॉटर पिन हो गया, स्प्रिंग पिन हो गया। तो इन पिन के द्वारा जो है हम दो पार्टों को आपस में पकड़ के रखते हैं, तो वो पिनिंग कहलाता है। और यह जो पिनिंग है यह रिवेटिंग के समान है, किसके समान है, जैसे रिवेटिंग की जाती है ना, रिवेटिंग में क्या होता है, एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होना है, दोनों पार्ट के बीच में एक रिवेट डाल दी जाती है, एक साइड हेड बना होता है, दूसरी साइड पिट करके हेड बना दिया जाता है, तो ये रिवेटिंग कहलाती है। तो उसी टाइप से यह पिनिंग भी होता है, जो PEE वाला पिनिंग है, इसमें एक पार्ट में दूसरे पार्ट को डाल करके फिर उसको पीट करके दूसरे साइड थोड़ा उसको फैला देते हैं और फिर दोनों पार्ट आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तो कई बार पूछता है कि कौन सी विधि है जो रिवेटिंग के समान है, तो PEE वाला जो पिनिंग है यह रिवेटिंग के समान जोड़ने वाली विधि है दो पार्टों को, ठीक है। जबकि यह जो है नॉर्मल पिनिंग है, इसमें पिन वगैरह यूज किया जाता है दो पार्टों को आपस में जोड़ के रखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाला हैंड टूल का नाम क्या है। देखिए यह जो हैंड टूल यहाँ पे दिखाया गया कौन यूज करता है, वेल्डर यूज करता है। तो वेल्डर कब यूज करेगा, तो मैंने बताया था जब वेल्डिंग करने के बाद, जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद जब वह वेल्ड ज्वाइंट ठंडा होता है तो ठंडा होने पर जो इलेक्ट्रोड वगैरह में या फिर जो मेटल में स्लैग था वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, पपड़ी के रूप में जम जाता है, पपड़ी के रूप में जम जाता है। तो उस स्लैग को हटाने के लिए ठंडा होने के बाद हम लोग चिपिंग हैमर का यूज करते हैं, इससे तोड़ के उस पपड़ी को उस पर से हटाया जाता है। तो यह वेल्डिंग में यूज होने वाला क्या है, चिपिंग हैमर है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, बॉल पिन अलग टाइप का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है, तो वह होता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, तो नॉर्मल हमारी जो आयरन की शीट होती है ना, नॉर्मल जो हमारी आयरन की शीट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जिंक के घोल में डुबो देते हैं। किसके घोल में, जिंक के घोल में डुबो करके उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि वो मौसम के पानी या फिर मौसम के संपर्क को झेल सकता है। तो जब हम जो हमारी नॉर्मल आयरन की सीट है, ब्लैक आयरन सीट है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जिंक के घोल में डुबो करके उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसी को गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला इस वी ब्लॉक की पहचान करें। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। यहाँ पे वी ब्लॉक में क्या है, दो वी ब्लॉक दिखाया गया। देखिए एक लेबल इधर है और एक लेवल नीचे, मतलब इसमें डबल लेवल है और साइड में एक ग्रूव कटा हुआ है। डबल लेवल और एक ग्रूव मतलब डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने इसको अच्छे से बताया था, इसलिए यहाँ पे ज्यादा सॉरी, तो डबल लेवल डबल ग्रूव है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव है ना भाई, दो लेवल है और एक ग्रूव है साइड में, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। तो पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। थोड़ा इसमें गलत हो गया, इंग्लिश देखिए, व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव हाई स्पॉट। ठीक है, फ्लैट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाई स्पॉट होना चाहिए था। टू आर ऑन ऑल फ्लैट एंड कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस है या कर्व सरफेस है, उसपे से हाई स्पॉट को हटाने के लिए कौन सा टूल इसमें से यूज किया जाता है,
तो वह होता है आपका क्या, स्क्रैपर। स्क्रैपर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कोई फ्लैट सरफेस या कर्व सरफेस है वहां पे जो हाई स्पॉट्स होते हैं, तो स्क्रैपर की मदद से खुरच खुरच कर उसको हटा करके समतल बनाने की कोशिश किया जाता है। तो स्क्रैपर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जिस पार्ट को वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर दो पार्टों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो जो पार्ट हमारा वेल्डिंग किया जा रहा है वह जिस मटेरियल का बना हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फिलर रॉड है, जो इलेक्ट्रोड है, वह भी उसी मटेरियल का बनाओ, तभी तीनों आपस में मिलकर के एक अच्छा और मजबूत जोड़ बनाएंगे। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग हो रही है, तो हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है हमारे पास, कौन सा ऐसा फिलर रॉड है जिसमें स्टील लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, और क्वेश्चन में भी स्टेनलेस स्टील है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से याद भी रहेगा कि कौन सा यूज किया जाएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस चेतावनी देखिए, अलग से जो वहां पे फिगर आपको दिख रहा है वो मैंने ले रखा है आपको समझाने के लिए। आप इसको देखिए, क्वेश्चन जो आपका है ये वाला है। ठीक, हमारा जो क्वेश्चन है ना यह है, ठीक है, और यह मैंने अलग से लिया हुआ था जिससे कि और भी चीजें आपका क्लियर हो सके। चलिए, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या था? देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है और अंदर चलती हुई रेलगाड़ी बनाई गई है। तो यह रेलवे फाटक वगैरह पे लगा होता है, ऐसे रेलवे फाटक पे, ऐसे रेलवे गेट पे जहां पे गार्ड नहीं होते। वहां पे गार्ड होता है ना गेट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, तो जहां पे गार्ड नहीं होते हैं वहां पे क्या होता है, एक बोर्ड लगा दिया जाता है और बोर्ड पे ऐसा साइन बना दिया जाता है कि ट्रेन चलती हुई दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि यह अनगार्डेड है, गार्ड नहीं है यहाँ पे। आपको अपना सुरक्षा खुद से करना है, आपको देख करके जाना है कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो यह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनगार्डेड। ठीक है, गार्डेड कब होगा, जब यहाँ पे इस टाइप से रेलवे पटरी टाइप ऐसे बना दो, तब गार्डेड। जो यह ऑप्शन बी है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सिंबल बनाया जाता है और एक बच्चे को पैदल चलते हुए दिखाया गया है, जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है। ठीक है, जो रोड होते हैं हाईवे वगैरह या कोई भी, तो वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है ताकि वहीं से, मतलब वहां पे जब गाड़ियां जाती है तो धीमी हो जाती है, वहां रुक जाती है, और जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल चलने वाले लोग इस पार से उस पार क्रॉस करते हैं। तो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब पैदल चलने वालों का मार्ग होता है, ऐसे सिंबल दिखाया जाता है। स्कूल वाले का बिल्कुल आसान है, देखिए देखिए पहचान जाएंगे कि एक बच्चा है या बैग लेकर के जा रहा है, मतलब ये स्कूल का सिंबल है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका हूं, हाँ मैंने थोड़ा डिटेल में बताया भी था। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं था, वो क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा होगा, जो मैंने डिटेल बताई थी उसको नोट किया होगा, तो ये बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो टेलीस्कोपिक गेज होता है ना, यह क्या होता है, यह 8 mm से 150 mm तक की साइज को मापता है। मतलब न्यूनतम आयाम पूछा है, मिनिमम कितना माप सकता है, 8 mm, मिनिमम 8 mm, मैक्सिमम 150 mm। ठीक है, जबकि पिछले वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आया था वो स्मॉल होल गेज से आया हुआ था। तो स्मॉल होल गेज का मैंने आपको बताया था, स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज का क्या था, वो 3 से लेकर के 13 mm तक, 3 से लेकर के 13 mm तक की साइज को माप सकता है। इसमें मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेलीस्कोपिक क्या था, तो मिनिमम कितना माप सकता है, न्यूनतम आप माप जो ले सकते हैं वो 8 mm तक के ले सकते हैं। 8 mm से अगर छोटा माप लेना होगा तो स्मॉल होल गेज की फिर हमें जरूरत पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करने से समय वाष्पित हो जाता है? देखिए सोल्डरिंग करते समय जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं ना, उसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसे साल अमोनिक के नाम से भी जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा पाउडर के रूप में मिलता है। किसके रूप में, पाउडर के रूप में। तो ये पूछा भी था, यह कहाँ यूज होता है, तो यह हमारा जो होता है लोहा हो गया आपका, आयरन, आयरन तांबा, उनके लिए हम लोग, या स्टील के लिए, तांबा के लिए, आयरन के लिए और स्टील के लिए, इनकी जब सोल्डरिंग करते हैं ना, तब हम लोग अमोनियम क्लोराइड वाला फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड है जो कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।